जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम अपनी वीडियो सीरीज की एक नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस वीडियो में आपको मिलेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्लास 12 तक के नोट्स, जिसमें हम कुछ सवालों को लेकर डिस्कशन करते हैं। और ये सवाल ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एमसीक्यू क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ ये सवाल और इनके साथ चर्चा की गई जो जानकारियां हैं वो आपकी बड़ी जो प्रश्न है आपकी परीक्षाओं में उनमें भी काम आएंगे। साथ ही साथ आपको ये जो सवाल हैं ना सिर्फ जो स्कूलिंग है वाले बच्चे हैं उनके लिए, बल्कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सवाल आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगेंगे, बहुत ज्यादा आपकी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो हम इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं अपनी क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 2 की, जिसमें राजा, किसान और नगर चैप्टर का नाम है। और हम आरंभिक काल, आरंभिक समाज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के काल के बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। तो देखिए आपके सामने जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे चैप्टर में हम बात कर रहे हैं राजा, किसान और नगर, यानी कि आरंभिक काल, आरंभिक समाज। और ये जो समाज, ये काल है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक के बारे में है। और यहाँ हम जो है मूल रूप से बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की, मौर्य डायनेस्टी की। और क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम आरंभिक काल की जो साम्राज्य की व्यवस्थाएं हैं, राजपाट की व्यवस्थाएं, उनको समझ रहे हैं। और इसको समझने के लिए हमारे पास जो आधार है, हमारा जो बेस है, वो हमारा जो मौर्य साम्राज्य है, उसके माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे मतलब इस काल की जो शासकीय व्यवस्थाएं हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सवालों से। और सवालों में हम चलते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला प्रश्न है वह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल को भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहे जाने के कारण क्या थे। तो देखिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद और आरंभिक समाज जो हमारा आधुनिक समाज था उसके विकसित होने के बीच में एक कालखंड है, यानी कि बीच में गैप है। हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था और नए शहर और नए जो समाज थे वो विकसित हो रहे थे, नई सभ्यताएं विकसित हो रही थी। इस सब की जो शुरुआत की जो काल है वो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल, यानी भारतीय इतिहास में, भारतीय समाज में एक टर्निंग पॉइंट कहे जाने के क्या क्या कारण है। आपके पास विकल्प आप देख पा रहे हैं। ऑप्शन ए है नए नगरों और शहरों का विकास, ऑप्शन बी है सिक्कों का प्रचलन, ऑप्शन सी है लोहे का उपयोग और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता, ये जो हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के बाद नए आर्मिक समाज के को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहे जाने की वजह क्या थी। तो इनमें आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नए नगरों और शहरों का विकास भी हुआ, सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ भी हुआ और लोहे का प्रयोग भी समाज में बढ़ा। इस तरह इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो की तरफ। और प्रश्न नंबर 2 में आप देखेंगे कि आरंभिक समाज में दक्षिण के शासकों को क्या कहा जाता था। देखिए, उत्तर के शासकों को जो है राजा के नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन उसी काल में, उसी समय पर जो दक्षिण की राज्य व्यवस्थाएं थी, दक्षिण के राजा थे, वो अब स्वयं को क्या कहलवाते थे या उनको किस नाम से संबोधित किया जाता था। प्रश्न हमारा यहाँ पर ये है। इस प्रश्न के लिए आपके पास जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है राजा, ऑप्शन बी है मुखिया, ऑप्शन सी है सरदार और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि सरदार। दक्षिण के शासकों को इस काल में, इस अवधि में सरदार कहा जाता था। सरदार के नाम से जो है संबोधित किया जाता था। एक बात ध्यान रखें, सरदार मतलब पगड़ीधारी सरदार की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ मुखिया की या हम नेता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के शासकों को सरदार कहा जाता था। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 को आप पढ़ें और देखें कि मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी। यानी मगध जो कि मौर्य साम्राज्य के समय का या उस काल का प्रारंभिक समाज का सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। तो मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी क्या थी, आपसे इस प्रश्न में यह पूछा गया है। प्रश्न आपको दिए हैं ए पटना, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है राजगीर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर, आप जो भी सोच रहे हैं, हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजगीर। तो मगध की प्राचीन राजधानी यानी कि पाटलिपुत्र से पहले मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी या राजगृह थी, जिसको कहा जाता है, ये राजधानी थी। और बाद में इसकी राजधानी को उज्जैनी ने पाटलिपुत्र बनाया।
और आज पाटलिपुत्र को आप पटना के नाम से जानते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा प्रश्न ऑप्शन सी, राजगीर मगध साम्राज्य की, मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 4 में आप पढ़ें कि आरंभिक भारतीय समाज में सबसे पहले सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए। यानी कि भारतीय समाज में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किस साम्राज्य को, किस वंश को जाता है। तो प्रश्न हमारा सामने ये है। इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो विकल्प हैं, ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है मुगल काल और ऑप्शन डी है कुषाण काल। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए दोस्तों सही उत्तर हमारा, आप एक बार सोचें और देखें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन डी, कुषाण काल। और कुषाण वंश के काल में, कुषाण साम्राज्य के समय पर कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस राजा ने, अगर सवाल पूछे कि किस राजा ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, तो आपका प्रश्न होगा कनिष्क। और अगर काल की बात करें, वंश की बात करें, तो होगा कुषाण वंश। इस तरह इस प्रश्न के हमारे उत्तर जो हैं बिल्कुल क्लियर आप चर्चा करते चलें, और साथ ही साथ आप ये भी देखते चलें कि इस तरह के सवालों को आप अपने जो है नोट्स में ले सकते हैं। और बहुत आसान है आपके लिए। इसके पूरी जो हमारे सवाल हैं 25 सवाल और साथ में इनकी चर्चाएं, इसकी पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चैनल पर जाकर अपनी इसकी जो पीडीएफ है उत्तर सहित वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 5 है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई। यानी कि आरंभिक समाज का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी। इसकी स्थापना कब की गई, कब हुई। तो इसके लिए हमारे पास जो प्रश्न के ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए 321 ईस्वी में, ऑप्शन बी 361 ईस्वी में, ऑप्शन सी 421 ईस्वी में और ऑप्शन डी 321 ईस्वी पूर्व में। तो देखिए, इस सवाल के लिए दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, और मैंने सवाल को बनाया भी इस तरह से कि जब परीक्षाओं में जाकर बच्चे बैठते हैं तो उन्हें इस तरह की समस्याएं होती हैं। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या की वजह देखिए, आपको दो विकल्प, जिन लोगों को, जिन बच्चों को ईस्वी पूर्व और ईस्वी का अंतर समझ नहीं आता है, उन्हें दो विकल्प एक जैसे लगेंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी उन्हें एक जैसे लगेंगे। ऑप्शन ए है 321 ईस्वी और ऑप्शन डी है 321 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए मैं पहले आपको उत्तर बता दूं कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो होगा 321 ईस्वी पूर्व में ये जो हमारा मौर्य वंश है उसकी स्थापना की गई। स्थापना किसने की मैं अगले प्रश्न में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई। तो इसका सही उत्तर है 321 ईस्वी पूर्व में। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता कि ईस्वी पूर्व और ईस्वी का अंतर क्या है, तो देखिए ऐसा है कि हम जिन वर्षों की आज गणना कर रहे हैं उन वर्षों को गिना जाना जब से शुरू हुआ, यानी हम अगर उस वर्ष को 0 मान लें तो जो हमारे ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह के जन्म से ही इन वर्षों की गिनती शुरू हुई है। तो इन वर्षों की गिनती देखिए ऐसा है कि जो गिनती की जाती है, अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर बात करने लगे 321 ईस्वी, यानी हम यहाँ इसको 321 ईस्वी लिख दें और 321 ईस्वी की बात करें कि 321 ईस्वी क्या है, तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 321 साल बाद की किसी अवधि को हम 321 ईस्वी कहेंगे। ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के 300 साल बाद। लेकिन इसके अगर हम बैक में जाएं तो वहां भी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं घट चुकी थी, और इसलिए इसके पीछे की अवधि को, इसके पीछे के काल को हम बोलते हैं 321 ईस्वी पूर्व। यानी कि यहाँ पर ईस्वी और ईस्वी पूर्व का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इसकी इंपोर्टेंस है कि ईस्वी पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से इतने वर्ष पहले, और ईस्वी का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के इतने वर्षों बाद। तो हमारी जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना 321 ईस्वी पूर्व हुई है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 321 साल पहले हुई है। तो ईस्वी और ईस्वी पूर्व के अंतर को एक इतिहास के बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, वरना उसे हमेशा तारीखों में, उसे हमेशा डेट्स में कंफ्यूजन होता रहेगा। और मैं देखता भी हूँ बहुत सारे बच्चे डेट्स को लेकर हिस्ट्री में बहुत कंफ्यूज होते हैं, और बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। हर चीज को अगर हम बारीकी से एक बार समझ लेते हैं तो। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी। तो इसके जो प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न के ऑप्शन जो हमारे पास है, ए मुंड के द्वारा, ऑप्शन बी बिंबिसार द्वारा, ऑप्शन डी उदयभद्र द्वारा, ऑप्शन जी अजातशत्रु द्वारा। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे पास, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी उदयभद्र या उज्जैनी। इसके द्वारा पाटलिपुत्र साम्राज्य की, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। इसके बाद बढ़े आगे।
तो देखिए अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 7। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? यानी जो 16 महाजनपद, देखिए यहाँ 2-3 प्रश्न आपको इस प्रश्न के साथ मैं लेके चल रहा हूं कि देखिए यहाँ पूछा गया कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो सबसे पहली बात यहाँ देखिए, आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि भाई जो है महाजनपद से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा इसकी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है और कई सारे प्रश्न महाजनपदों को लेकर बनते हैं। तो पहली बात आप यहीं क्लियर कर लें कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं, महाजनपद क्या था। तो देखिए आरंभिक काल में, आरंभिक समाज में एक ऐसा विशाल भूखंड, एक ऐसा विशाल भूभाग जिस पर कोई राजवंश या कोई कुल अपना नियंत्रण रखता था, यानी अपना कह सकते हैं कि पैर जमाए रखता था, उस विशाल भूभाग को, उस विशाल भू क्षेत्र को महाजनपद की संज्ञा दी जाती थी। और इस तरह के आरंभिक समाज में कितने दोस्तों, 16 महाजनपदों के होने का प्रमाण भारत में मिलता है। यानी कि भारत के जो विशाल भूभाग में 16 महाजनपद थे, 16 ऐसे क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश, अलग अलग जो शासकीय जो वंश थे वो शासन कर रहे थे। तो प्रश्न हमारा है 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो इसके लिए प्रश्न ऑप्शन हमारे पास जो है, ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है अवंती, ऑप्शन सी है कौशल और ऑप्शन डी है गांधार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपके सामने होगा ऑप्शन ए मगध। ऑप्शन ए जो है मगध महाजनपद था, जो कि आरंभिक काल में सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक प्रसिद्ध महाजनपदों में से एक था। मगध की जो विशेषता है वो ये है। यही आप मुझे एक इस सवाल के साथ, सवाल नंबर 7 के साथ में एक और सवाल छोड़े जा रहा हूं जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल ये कि अगर आरंभिक समाज में 16 महाजनपद थे तो इन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा विख्यात, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा चर्चित थे। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कितने महाजनपद थे 16 में से जो बहुत ज्यादा चर्चित और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। आइए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर आप देख पा रहे हैं, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है, या किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस प्रश्न के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त, यानी गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा, भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया जाता है। इसी के साथ आइए हमारे प्रश्न नंबर 9 पर हम पहुंचे हैं और प्रश्न नंबर 9 पर देखिए प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो देखिए यहाँ प्रश्न है कि किस शासक का दूसरा नाम प्रियदर्शी था, या आरंभिक काल में किस शासक को प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया जाता था। तो प्रश्न हमारा जो 9वां नंबर है, इसके लिए हमारे पास विकल्प है, हमारे पास ऑप्शन है कि प्रियदर्शी किसको कहा गया था। ऑप्शन ए देखिए अशोक है, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त है, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त है और ऑप्शन डी बिंदुसार है। तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो सही उत्तर होगा वो होगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को ही आरंभिक काल में प्रियदर्शी कहा गया था, या प्रियदर्शी कहा गया था। यानी कि अशोक के बहुत सारे अभिलेखों पर अशोक का नाम अशोक अंकित ना होकर, अशोक ना लिखकर प्रियदर्शी या प्रियदर्शी लिखा गया था, इसीलिए अशोक का दूसरा नाम प्रियदर्शी था, या अशोक को ही आरंभिक काल में प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, पतंजलि जो महाभाष्य, पतंजलि जो महाग्रंथ है उसके महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है कि किस विषय के बारे में। तो या ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए गुप्त काल के बारे में, ऑप्शन बी मौर्य काल की बारे में, ऑप्शन सी प्राच्य मौर्य काल के बारे में, या फिर तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पतंजलि के महाभाष्य है, पतंजलि की जो रचना है उससे हमें जानकारी मिलती है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्राच्य या प्राच्य मौर्य काल की जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य में प्राच्य मौर्य काल का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। इस तरह हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और आप देख रहे हैं आपके प्रश्न जो है 11 नंबर पर आप पहुंचे हैं। प्रश्न नंबर 11 में आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ेंगे कि कलिंग युद्ध जो है कब हुआ। यानी सम्राट अशोक की बात करें, सम्राट अशोक के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट, उनके जीवन का एक ऐसा जो है अवसर कि जब उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तारवादी नीति को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया और एक कुशल और जो है एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रजा के हितैषी के जो है राजा के तौर पर वो स्थापित हुए।
तो इनमें से देखिए कलिंग युद्ध कब हुआ, आपको प्रश्न का उत्तर देना है। और मैं ये समझ कर चल रहा हूं कि आपको ईस्वी पूर्व और ईस्वी का अंतर तो समझ में आ गया होगा, जो जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले एक प्रश्न में की थी। तो देखिए प्रश्न आपके पास जो है कलिंग युद्ध कब हुआ, और ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए 261 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन बी 251 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन सी 263 ईस्वी पूर्व में, या ऑप्शन डी 253 ईस्वी पूर्व में। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका बिल्कुल सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में ही कलिंग युद्ध हुआ था, जिस कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक और कलिंग के जो शासक थे उनके बीच युद्ध हो रहा था। और इस युद्ध में कलिंग के जो शासक थे उनकी पराजय हुई, हालांकि जीत मिली किसको, सम्राट अशोक को। लेकिन इस युद्ध में हुए रक्तपात, इस युद्ध में हुई जो जान माल की हानि थी, उसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और तभी अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और जो ये विस्तारवादी नीतियों का जो अपना जो आचरण था उसको त्याग दिया। तो इसका सही उत्तर होगा 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग यानी, अच्छा एक प्रश्न में आपको यहाँ प्रश्न नंबर 11 पर छोड़े जा रहा हूँ। अगर आपको इस विषय में रुचि है और आप पकड़ रखते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि कलिंग, जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं कलिंग युद्ध की, कलिंग को आज किस स्थान के रूप में जाना जाता है। आज ये कलिंग जो स्थान है वो कहां पर उपस्थित होगा, किस राज्य में होगा, उस राज्य का नाम आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना है, प्रश्न नंबर 11 लिखकर, कि कलिंग आज किस नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो दोस्तों यहाँ मैं देखता हूँ कि कई बार जो बच्चे हैं वो परीक्षा में जब धम्म शब्द को देखते हैं, धम्म शब्द को देखने के बाद उन्हें ऐसी वाली अनुभूति आती है, ऐसा वाला उनको एहसास होता है कि गलती से जो एग्जामिनर है या जो पेपर बनाने वाले लोग हैं उन्होंने धर्म शब्द को गलती से धम्म लिख दिया है। और वो क्या करते हैं परीक्षा में, उस शब्द को काट कर परीक्षा में धम्म को धर्म कर देते हैं और बड़ा अपने ऊपर कहते हैं गुमान करते हैं, अभिमान करते हैं कि उन्होंने जो एग्जामिनर है या जो पेपर बनाने वाला है उसकी गलती को पकड़ लिया है। लेकिन हालांकि है ये बच्चों की मूर्खता कि वो धर्म शब्द को धर्म शब्द समझ बैठते हैं। तो सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम धर्म नहीं है, यहाँ धम है। और धम क्या है, परीक्षाओं में आपसे कई बार पूछा जाता है कि अशोक का धम क्या था। तो ध्यान रखना बेटा कि अशोक के धम से अभिप्राय है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की जिन शिक्षाओं को अपनाया या अशोक ने बौद्ध धर्म की जिन शिक्षाओं को विस्तार किया, जिन शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया, उसे अशोक का धम कहा जाता है, यानी शिक्षाएं ही धम है। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत यानी कि जो बौद्ध धर्म था उसकी शिक्षाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है कनिष्क। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हमारा होगा अशोक, यानी अशोक ने ही प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत की थी, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की शुरुआत की थी, उनके विस्तार की शुरुआत की थी। और ये आएगा अशोक के धर्म के नाम से भी हम अपने चैप्टर में इस टॉपिक को देखेंगे। तो आइए अगला प्रश्न हमारे सामने, तो आइए चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है, किस काल का है, किस राजवंश के समय का है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो पहले चीज है, हम बात कर रहे हैं भूमि अनुदान की बात कर रहे हैं। और जब भूमि अनुदान की बात करते हैं तब हमें यहाँ एक शब्द और ध्यान रखना है जो कि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, और एक शब्द है अग्रहार। एक शब्द आएगा हमारे पास जिसको हम बोलते हैं अग्रहार। सीधा सीधा एक नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि अग्रहार से आप क्या समझते हैं, अग्रहार क्या था। तो इस तरह का प्रश्न आपसे जब पूछा जाए कि परीक्षाओं में कि भाई अग्रहार से आप क्या समझते हैं, अग्रहार क्या था, तो ध्यान रखें यहाँ हम बात करें अग्रहार क्या था कि ध्यान रखें आरंभिक काल में शासकों द्वारा, राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया जो भूमि थी, दान में दी जाती थी, उस भूमि के टुकड़े को अग्रहार कहा जाता था। प्रश्न है हमारे पास कि किस काल में हमें जो है अग्रहार के यानी कि भूमि अनुदान के प्रमाण मिलते हैं। तो इसके लिए विकल्प हमारे पास देखे हैं, ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है सातवाहन काल, सातवाहन वंश का काल, ऑप्शन सी है शुंग काल और ऑप्शन डी है गुप्त काल। तो इन प्रश्नों में से हमारा बिल्कुल सही जो उत्तर होगा वो होगा हमारा बी, सातवाहन काल। यानी सातवाहन काल से हमें भूमि अनुदान के जो अभिलेख है प्राप्त होते हैं प्रमाण। और भूमि अनुदान का उल्लेख उनके अभिलेख मतलब भूमि अनुदान का जो कहते हैं कि वर्णन है वो वहां के अभिलेखों में किया गया है। और भूमि अनुदान को अग्रहार यानी कि ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि अग्रहार कहलाती थी। इसी के साथ आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, और प्रश्न नंबर 14 में आप पढ़ पा रहे हैं कि महेंद्र और अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, संघमित्रा नाम है अशोक की बेटी का।
तो अशोक ने महेंद्र यानी अपने बेटे, संघमित्रा यानी अपनी बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन हमारे पास हैं, ए श्रीलंका, बी ब्रिटेन, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जो उत्तर होगा हमारा वो होगा श्रीलंका। यानी अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, यानी अशोक के धर्म के प्रचार के लिए, तो ये भेजा श्रीलंका। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे। आगे आने के बाद आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, और 15 में आप देख पा रहे हैं कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो देखिए सम्राट, ये जो बात करते हैं कि हमारे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के जीवन चक्र के बाद जो है बौद्ध संगतियां कुछ वर्षों बाद जो है बौद्ध संगतियां हुआ करती थी। और बौद्ध संगति का मतलब कि बौद्ध जितने भी अनुयायी लोग थे, बौद्ध भिक्षु जितने भी लोग थे, वो एक स्थान पर बैठकर बौद्ध शिक्षाओं पर, बौद्ध धर्म पर चर्चा करते थे, वाद विवाद किया करते थे। इसी को बौद्ध संगति कहा जाता है। इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो विकल्प हैं, ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कालाशोक और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो देखिए दोस्तों, 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं कुल मिलाकर, और 4 बौद्ध संगतियों में से हमारे पास जो चौथी बौद्ध संगति की हम बात कर रहे हैं, चौथी बौद्ध संगति हुई है किसके काल में? राजा कनिष्क के काल में, कुषाण वंश के काल में चौथी बौद्ध संगति हुई है। और चौथी बौद्ध संगति के साथ साथ जो था, जो बौद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार प्रसार किया गया। प्रश्न नंबर 16 पर आइए। प्रश्न नंबर 16 में आप देख पा रहे हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, यानी प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा? तो देखिए इसके लिए विकल्प हमारे पास हैं, ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है हरिसेन और ऑप्शन डी है पतंजलि। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन सी, हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की जो है मतलब कह सकते हैं के रचना की थी, जिसमें समुद्रगुप्त के विषय में बहुत विस्तार से लिखा गया है। इस प्रश्न के लिए उत्तर हमारा सही होगा सी, हरिसेन। इसके बाद चलते हैं आगे। हमारा प्रश्न नंबर 17 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ऑप्शन 17 में आप देख पा रहे हैं कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? यानी अगर हम मौर्य काल के साक्ष्यों की बात करते हैं, मौर्य काल से के विषय में प्राप्त हुए जो है सबूतों की बात करते हैं, तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, साक्ष्य है, वो कौन सा है? ऑप्शन सब आपके पास 4 हैं। ऑप्शन 4 में ए में है आपका चैत्य, ऑप्शन बी है स्तूप, ऑप्शन सी है गुहार वास्तुकला, या फिर ऑप्शन डी है स्तंभ। तो ध्यान रखें, हम जब मौर्य काल की बात करते हैं और मौर्य काल में बात करते हैं सम्राट अशोक के काल की, जो कि मौर्य काल के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं, तो इनकी जानकारियां सबसे अधिकांश मिली हैं अशोक के स्तंभों से मिली हैं। अशोक स्तंभ की अगर जब बात करते हैं कि यानी पॉलिश किए हुए जो मतलब पत्थर के जो स्तंभ थे, जिन पर अशोक ने अपने विचारों को, अपने आदेशों को कहते हैं कि दीवारों पर, पत्थरों के ऊपर उकेर कर या फिर जो है खोद कर लिखवाया गया था, इन्हें स्तंभ कहा जाता है, अशोक के अभिलेख कहा जाता है। तो अशोक के स्तंभ यानी अभिलेख अशोक के काल के बारे में या मौर्य काल के बारे में जानकारी देने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चलिए, जब स्रोतों की बात करते हैं तो अगला प्रश्न भी हमारा स्रोतों के विषय में है, और सवाल नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? यानी मेगास्थनीज जो कि एक यूनानी राजदूत था, वो भारत मतलब यात्रा करने आया, भारत आया, और भारत में वो किस सम्राट के का शासनकाल में भारत पहुंचा, भारत आया, तो हम इस विषय में यहाँ पूछ रहे हैं। प्रश्न नंबर देखिए 18 के लिए आपके पास जो ऑप्शन हैं, आपके पास विकल्प हैं, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों सही उत्तर हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज जो है भारत आया, और मेगास्थनीज ने भारत की जो अपनी यात्रा थी वो मौर्य काल में की थी, और मौर्य काल में भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में की थी, और इसने भारत के विषय में बहुत सारी विस्तृत जानकारियां दी हैं। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है अपनी भारत की यात्रा के बारे में, और जो पुस्तक मौर्य काल को जानने के लिए, मौर्य काल को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पुस्तक का नाम आगे हम अपने इस पूरी जो है पीडीएफ में बात करेंगे, अपनी वीडियो में बात करेंगे। ना करूं तो मैं आपको इसका अगर सवाल ना हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है भारत के बारे में। आइए आगे बात देखते हैं, और हमारा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 है जो है एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो देखिए कि जो एलोरा यानी कि महाराष्ट्र में एलोरा की जो गुफाएं हैं, वहां कैलाश मंदिर है, और ये पूरा मंदिर एक ही पत्थर काट कर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने, किस जो है राजकुल ने कराया? ये प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न ए है चोल वंश, ऑप्शन बी है
पल्लव वंश, सी है चालुक्य वंश और डी है राष्ट्रकूट वंश। तो ध्यान रखें, इस कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया? ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट वंश ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। इनके शासनकाल में राष्ट्रकूट मंदिर की स्थापना हुई है, उसका निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 20 पर आप आइए और 20 में देखेंगे कि भाई 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? यानी कि आरंभिक काल में 16 महाजनपद थे, उनमें से सबसे शक्तिशाली, सबसे जो ताकतवर महाजनपद कौन सा था? इस प्रश्न की हालांकि चर्चा हमने पहले कर ली है, ये एक रिपीटेड प्रश्न है और इसमें हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी मगध आरंभिक काल में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद था। जब हम बात कर रहे हैं मगध की, तो आपसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इतिहास को, इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं या रिवीजन के तौर पर आए हैं, तो उन बच्चों से मेरा प्रश्न ये है कि आप प्रश्न नंबर 20 लिखकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने की कोई दो वजह क्या थी। हालांकि कारण बहुत सारे थे, वजह बहुत सारी थी, इसकी वजह से मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है केवल दो कारण, दो रीजन। प्रश्न नंबर 16 लिखकर डाल दीजिएगा कि भाई मगध के शक्तिशाली महाजनपद होने की वजह क्या थी, कारण क्या था। इसके बाद चले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 पर, और प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है कि भाई धम्म महापात्रों की को किसने नियुक्त किया। तो दोस्तों जैसा कि हम पीछे पढ़कर आए हैं, हम बात कर आए हैं धम्म की, और धम्म क्या था? यानी अशोक ने बौद्ध धर्म की जिन शिक्षाओं को अपनाया, जिन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, उसे अशोक का धम्म कहा गया। और यहाँ कहते हैं धम्म महामात्य। यहाँ धम्म महामात्य कौन थे? धम्म महामात्य वो थे जो कि अलग अलग स्थानों पर जाकर, अलग जगहों पर जाकर धम्म का प्रचार यानी कि बौद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करते थे। इन लोगों को धम्म महामात्य कहा जाता था। तो यहाँ सवाल ये है कि धम्म महामात्यों को किसने नियुक्त किया था, किसने इनकी नियुक्ति की थी, किसने इनको अपॉइंट किया कि जाएं अलग अलग स्थानों पर और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो देखिए इस प्रश्न के लिए दोस्तों हमारे पास जो विकल्प हैं, जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है कनिष्क। इस प्रश्न के लिए हमारे पास बिल्कुल जो सही उत्तर है, आप अंदाजा लगा चुके होंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि अशोक। अशोक ने ही अपने शासनकाल में धम्म महामात्यों की नियुक्ति की थी कि जिससे धम्म महामात्य अलग अलग स्थानों पर जाकर बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को जो है जागरूक करें। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 आपके सामने देखिए। प्रश्न नंबर 22 है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। देखिए अर्थशास्त्र, यहाँ पर हमारा जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अर्थशास्त्र यानी वो अर्थशास्त्र जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे अधिक जानकारियां देता है। मौर्य साम्राज्य की शासकीय व्यवस्थाएं, उसका शासन तंत्र, सभी नियम कानून, अधिकार, दायित्व, जिन सबका उल्लेख जिस एक ग्रंथ में है वो अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य या ऑप्शन डी वेदव्यास। तो देखिए इस प्रश्न के लिए दोस्तों सीधा सीधा जो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी कौटिल्य, या जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु भी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कराने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही वो कौटिल्य या वो चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है, अर्थशास्त्र को लिखा है। और अर्थशास्त्र के रचयिता इस तरह कौन है, कौटिल्य हैं यानी कि चाणक्य हैं। आइए इसके साथ ही बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 23 है, और प्रश्न नंबर 23 में है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो इतनी सारी चर्चा करने के बाद, इतनी सारी बात करने के बाद हमें इस प्रश्न के उत्तर देने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। प्रश्न ए है नंद वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश या ऑप्शन डी है चोल वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप भी दे पाएंगे कि उत्तर होगा बी, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी यानी कि मौर्य वंश। मौर्य काल मौर्य वंश के जो है सम्राट अशोक सबसे प्रतापी, सबसे प्रसिद्ध लोग जो है शासकों में से एक थे। तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य वंश। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, यहाँ देखिए जिक्र है नंद वंश का। तो दोस्तों ध्यान रखें कि जो मौर्य वंश की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिसे जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बात की थी। तो 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लेकिन मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराकर की थी दोस्तों? तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा नंद वंश। नंद वंश को ही हराकर, और नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर ही 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। यानी कि 321 ईस्वी के बाद जो है शासन किसका रहा मगध पर, मौर्य वंश का रहा। और 321 ईस्वी पूर्व से किसका रहा, नंद वंश का रहा। इधर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और नंद वंश का अंत हुआ घनानंद पर 321 ईस्वी पूर्व में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो होगा मौर्य वंश होगा। अशोक किस वंश का शासक था, अशोक वंश जो है मौर्य वंश का था। इसके साथ ही देखिए सेकंड लास्ट सवाल हमारे इस वीडियो का आपके सामने है, प्रश्न नंबर 14
कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जनपद किसे कहा गया, ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए ए है, जहां लोग मवेशी रखते हो, मवेशी यानी जो भेड़ बकरी है उनको जहां पर लोग रखते हो, जहां पर उनको जो है ठहराया जाता हो, उसे जनपद कहा गया। या फिर ऑप्शन बी है जहां लोग अपना घर बनाते हो, या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, यानी जहां मवेशी भी रखते हो अपना घर बनाते हो, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, जहां लोग अपने मवेशी भी रखते हो अपना घर भी बनाते हो, यानी पूरी तरह से अपना नियंत्रण रखते हो, अपना कंट्रोल रखते हो, उसी क्षेत्र को, उसी भूभाग को जनपद कहा गया था। और महाजनपद जहां पर कोई कुल, कोई वंश या कोई खानदान अपना शासन रखता हो, अपना कदम रखता हो, उसे कहा गया महाजनपद कहा गया। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ साथ ही आगे अपने अंतिम प्रश्न पर। तो यहाँ अंतिम प्रश्न में हम देखें तो सबसे पहले देखिए प्रश्न आपका 25 जो है वो है कि भाई सामने प्रश्न आपका दिया हुआ है कि भाई पंच चिन्हों वाले सिक्के बने होते थे, यानी ऐसे सिक्के जिन पर पंच चिन्ह छपे होते थे, वो सिक्के किस चीज के, किस धातु के बने होते थे। ऑप्शन आपके सामने है सोने के, ऑप्शन बी चांदी के, ऑप्शन सी तांबे के, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों के। तो देखिए यहाँ पर हम जो बात करते हैं, यहाँ हमारे पास इस प्रश्न के लिए सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी सोने के सिक्के बने थे पंच वाले। और यहाँ इस प्रश्न के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि जहां पर सिक्कों की बात आती है, ध्यान रखना, आरंभिक काल में सिक्के जो होते थे, उन सिक्कों पर जो उस काल का, उस साम्राज्य का राजा होगा, राजा का नाम और चित्र छपा होता था। एक शब्द आता है यहाँ पर परीक्षाओं में आपसे पूछाता है कि आहत सिक्कों से आप क्या समझते हैं, यानी आहत। दोस्तों ये फिल्म वाला आहट नहीं है, सन्नाटे वाला आहट नहीं, इसका ये जो है शब्द क्या है, ये शब्द है आहत, शब्द है आहत। तो यहां से पूछे थे आहत सिक्के क्या होते थे, आज से क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों आहत शब्द वो शब्द है, मतलब आहत क्या आहत वे सिक्के थे जिन सिक्कों पर राजा का नाम और उसका चित्र उकेर कर या खोद कर लिखा जाता था, उन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। तो दोस्तों इस पूरी पीडीएफ में हमने एक प्रश्न छोड़ दिया, और जो कि मैं उसका उत्तर आपको दिए जा रहा हूं। प्रश्न था कि मेगास्थनीज जो कि एक यूनानी राजदूत था, जब भारत आया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तो इसने भारत के विषय में एक पुस्तक लिखी, एक किताब लिखी, और इस किताब का नाम पीछे मैं आपको बताने वाला था, लेकिन मैंने कहा कि अगले के प्रश्न में अगर ये प्रश्न आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इसका प्रश्न का उत्तर दूंगा। दोस्तों ध्यान रखना, मेगास्थनीज ने जो पुस्तक भारत के बारे में लिखी है, वो पुस्तक का नाम है इंडिका, यानी कि जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, जो उसने भारत के विषय में लिखी है, इस पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि मेगास्थनीज ने लिखी है, और मेगास्थनीज ने इसके बारे में, मौर्य काल के बारे में इस पुस्तक में, या भारत के बारे में पुस्तक में बड़े विस्तार से लिखा है। इस पुस्तक का नाम है इंडिका। इसके साथ ही हमारी आज की जो वीडियो है, जिसमें 25 सवालों पर हमने चर्चा की है, और ना सिर्फ सवाल, इसके साथ इसके जो उत्तर हैं उनको भी हमने डिस्कस किया, और ये जो सवाल हैं वो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, वो बहुत कारगर होंगे। इसी तरह की वीडियोस में मिलते हैं अगली अपनी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।